हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और आज हम इस पुस्तक के 7वें अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंपर्क, साधन और जनसंचार। और इसका जो पहला भाग है उसे हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है मास मीडिया एक परिचय। तो शुरू करते हैं अध्याय 7 का भाग 1। मास मीडिया क्या होता है? तो बच्चों, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें इन साधनों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा इसलिए है कि एक व्यक्ति की मानसिकता जो समाज में रह रहा है और उसी से बनती है पूरे समाज की मानसिकता, और उसी से बनती है एक समुदाय और एक देश की मानसिकता। यानी कि वर्तमान में व्यक्ति की मानसिकता के निर्माण में एक प्रमुख साधन के रूप में हम मास मीडिया को जानते हैं। और ऐसा इसलिए है कि जनता जो है या वर्तमान के जो लोग हैं वह बहुत ही अधिक जनसंपर्क के साधनों का प्रयोग करते हैं। इन जनसंपर्क के साधनों में हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में अखबार की, हम बात कर सकते हैं टेलीविज़न की, हम बात कर सकते हैं रेडियो की, और हम बात कर सकते हैं इंटरनेट की। यानी कि इन जनसंपर्क के माध्यमों से हमारी मानसिकता बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। हम आए दिन अखबार में, टेलीविज़न में या इंटरनेट पर किसी भी मुद्दे के बारे में जो भी सोचते हैं या जो भी मानसिकता या विचारधारा बनाते हैं, उसमें उन मीडिया के साधनों का बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान के समय में मास मीडिया के साधनों से ही हमारे विचारों का निर्माण भी हो रहा है। और यह स्थिति न केवल भारत में है बल्कि विश्व में मीडिया के साधनों का प्रयोग बहुत ही अधिक होता है, जिससे ही हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है, हमारी मानसिकता प्रभावित होती है और हमारे विचार भी निर्मित होते हैं। तो इस कारण समाजशास्त्र में मीडिया के साधनों का अध्ययन करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसी कारण इस अध्याय में हम मीडिया के साधनों के बारे में, जनसंचार के साधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है मास मीडिया या जनसंपर्क या जनसंचार के साधन? तो शुरू करते हैं। मास मीडिया साधनों का अर्थ: मीडिया के वे साधन जो एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों को, श्रोताओं को और पाठकों तक पहुंचते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनसंचार या जनसंपर्क के साधन या फिर मास मीडिया के साधन। तो मास का अर्थ होता है जन, अर्थात जनता और लोग। तो मीडिया के जो साधन आम जन तक या जनता तक पहुंचते हैं, उन्हें ही हम मास मीडिया कहते हैं या जनसंपर्क के साधन कहते हैं। इन्हें जनसंचार या मास कम्युनिकेशन के साधन भी कहा जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में टेलीविज़न की, हम बात कर सकते हैं फ़ोन की, टेलीफोन की, हम बात कर सकते हैं रेडियो की, हम मोबाइल फ़ोन की बात कर सकते हैं, और हम अखबार या मैगज़ीन की बात भी कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, सीडी, वीडियो खेल। तो यह सभी क्या है? जनता के संपर्क के साधन है, यानी आम जन इन साधनों का प्रयोग बहुत ही अधिक करता है। ये मास मीडिया अब हमारे दैनिक जीवन का अंग है। दैनिक जीवन यानी कि दिन प्रतिदिन के जीवन का अंग बन चुके हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यदि हम प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक देखें तो सुबह उठते ही हम आसपास की दुनिया की खोज खबर रखने के लिए कई सारे मीडिया के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले अखबार और रेडियो का प्रयोग होता था, तो वर्तमान में जो है हम इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से देश दुनिया की खबरों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो साधन है वह हमारे दैनिक जीवन का अंग बन चुके हैं, जिसका दूरगामी प्रभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ा है। किस प्रकार से? तो सामाजिक व्यवस्था को जानना समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते बहुत ही आवश्यक है। कारण यह है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हुई है इन मास मीडिया के साधनों से, क्योंकि आज से कई सालों पहले जब मास मीडिया के साधनों की इतनी उन्नति नहीं हुई थी या इनका प्रयोग बहुत कम था, तब समाज में रह रहे लोग अपने अपनों से बात करने के लिए
इतनी सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर पाते थे और वह उनसे संपर्क जो है महीनों तक नहीं कर पाते थे या कई वर्षों तक आपस में अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि मास मीडिया के साधनों का प्रयोग बढ़ गया है, मास मीडिया के साधनों का विकास हो चुका है। इस वजह से इनकी पहुंच जो है आम लोगों तक पहुंच गई है और इस वजह से समाज पर क्या असर पड़ा है? समाज पर असर पड़ा है कि आप अपने लोगों यानी कि परिवार के लोगों, नाते रिश्तेदारों, मित्रों से आसानी से संपर्क कर सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और उनका हालचाल भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे इसका दूरगामी प्रभाव क्या है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित हुई है। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से देश में रहने वाले अपने मित्रों, परिवारों से क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें नगरों में रहने वाले कामगारों की, यानी नगरीय क्षेत्रों में जो कामगार हैं, जो कार्य करते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बढ़ई की, या हम बात कर सकते हैं पेंटर की, हम बात कर सकते हैं प्लम्बर यानी कि नल ठीक करने वाले नलसाज की। तो यह सभी जो कामगार हैं यह भी फ़ोन के माध्यम से या फिर इन संपर्क के अन्य साधनों के माध्यम से अपने ग्राहकों को आकर्षित कर पाते हैं और उनसे संपर्क भी आसानी से कर पाते हैं। तो इस कारण उनका प्रयोग यानी कि इन कामगारों के द्वारा इन जनसंपर्क के साधनों का प्रयोग भी बहुत अधिक बढ़ते हुए हमें दिखता है, जो कि उनके लाभ के लिए अच्छा भी है, सकारात्मक भी है। तो हम कहेंगे नगरीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले नलसाज, बिजली के मिस्त्री, बढ़ई, रंगसाज या जो पेंटर है अपने पास एक मोबाइल रखते हैं और इससे इन्हें आसानी होती है कि यह अपने ग्राहकों से क्या कर सकते हैं? आसानी से संपर्क कर सकते हैं। तो इसका सकारात्मक प्रभाव जो है इन कामगारों पर पड़ा है कि यह अपने ग्राहकों से संपर्क कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास में ऐसी तकनीक है। गाँव में भी इन जनसंपर्क के साधनों का प्रयोग जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और गांव के जो ग्रामीण हैं वह भी आजकल मोबाइल तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वह अखबार पढ़ने के लिए, किसी न्यूज़ चैनल को देखना हो या किसी समाचार को जानने के लिए हो या फिर ई मित्र का प्रयोग करना हो या फिर किसी भी देश दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो। तो गाँव में भी यह तकनीक आ चुकी है और गाँव के लोग भी इसका प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में करने लगे हैं। तो हम कहेंगे गाँव में रहने वाले जो भारतीय ग्रामीण हैं वह भी इस प्रौद्योगिकी व तकनीक का प्रयोग अपनी सुविधा हेतु करने प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है और यह हमारे समाजशास्त्र के लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विषय भी बन गया है कि ग्रामीण भारत में मास मीडिया के विकास का क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस प्रकार से उनमें परिवर्तन आ रहा है। मास मीडिया के साधनों की वृद्धि का समाजशास्त्रीय पक्ष, यानी कि ये जो मास मीडिया के साधन हैं यह दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इससे हम समाज पर क्या परिवर्तन देख रहे हैं उसका समाजशास्त्रीय पक्ष क्या है। तो हम कहेंगे हाल के वर्षों में, यानी कि अभी तत्कालीन समय में इन जनसंचार के माध्यमों में बहुत ही बड़ा विकास और उन्नति का जो है काल आ चुका है। कहने का अर्थ यह है कि जनसंचार के साधनों का चमत्कारिक रूप से विस्तार हुआ है जिसके अनेक समाजशास्त्रीय पहलू हैं। जनसंचार माध्यमों की पहुंच अब आम आदमी तक पहुंच गई है, यानी कि जिस व्यक्ति की आय बहुत अधिक नहीं है, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से वह ताल्लुक़ रखता है, वह भी इन जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग कर रहा है और उसका सकारात्मक असर उन पर पड़ भी रहा है। लेकिन कुछ इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं जो कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए अभी वर्तमान में बहुत रुचिकर विषय भी बन गया है। तो जनसंचार माध्यमों की पहुंच अब आम भारतीय तक पहुंचने लगी है, जिससे हमारी मानसिकता, तो हम क्या कहेंगे, हमारी विचार और हमारी मानसिकता, हम क्या सोच रखते हैं, किसी भी मुद्दे पर हमारी राय क्या है, वह सभी प्रभावित हो जाती है। किससे? इन जनसंचार के माध्यमों से। तो हम कहेंगे हमारी मानसिकता के निर्माण में इनकी एक प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। आज हम शाम को
सायकाल जो प्राइम टाइम में 8 और 9 बजे की जो न्यूज़ है वह टीवी चैनल पर देख करके किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी राय बना रहे होते हैं और परिवार सहित हम उस प्रकार की राय में शामिल होते हैं कि हमें किस मुद्दे पर किस प्रकार के विचार रखने हैं। तो यह प्रभाव क्या है? यह प्रभाव है जनसंचार के माध्यमों का। तो इस प्रकार टीवी देखकर, हम न्यूज़ देखकर, हम अखबार पढ़कर और मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी राय का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारी मानसिकता में इन जनसंचार के माध्यमों की बहुत ही बड़ी भूमिका होती जा रही है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं राजनीति की। तो राजनीति के अंतर्गत भी यदि हम उदाहरण लें तो भारत के जो नेता हैं वह इन जनसंचार के माध्यमों के प्रयोग के द्वारा भारत के लोगों को प्रभावित करते हैं और अपनी जो भी मांगे हैं या अपनी जो भी विचारधारा है या अपनी जो भी विकास के तरीके हैं वह इन जनसंचार के माध्यमों से आम जनता में प्रचारित करते हैं और जनता को प्रभावित करके उनके वोट पाने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे राजनीति में भी जनसंचार के माध्यमों का बहुत ही बड़ा रोल है या भूमिका है। राजनीति में भारत के नेता मास मीडिया के माध्यम से भारत के बहुमत को प्रभावित कर देते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की योजना बनाई है और उस योजना से भारत के लोगों को क्या क्या लाभ होगा। तो इससे क्या होगा? इससे भारत की जनता जो है प्रभावित हो जाएगी किसी भी नेता से। तो इस प्रकार जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग कोई भी नेता आसानी से कर सकता है। इसी तरीके से जनसंचार माध्यमों से विभिन्न विज्ञापन भी बनते हैं और उन विज्ञापनों के माध्यम से भारत की जनता को प्रभावित किया जाता है कि आपको कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए और उस वस्तु की उपयोगिता किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, उसका मूल्य क्या है और बाजार में वह कैसे मिल सकती है। तो इसके लिए भी विज्ञापन का जो माध्यम है बहुत ही बड़ा बन गया है और ये विज्ञापन अखबारों में भी आते हैं, यह रेडियो के माध्यम से भी प्रचारित किए जाते हैं और टेलीविज़न और हम इंटरनेट के माध्यम से भी इन विज्ञापनों को देख सकते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि इन विज्ञापनों को कई बार पुरुषों को प्रभावित करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है, कभी महिलाओं के लिए विशेष रूप से इन्हें बनाया जाता है और कभी बच्चों को ध्यान में रखकर इन विज्ञापनों का निर्माण किया जाता है। तो हम कहेंगे जनसंचार माध्यमों से विभिन्न विज्ञापन भारत के विशेष वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और इससे भी भारत की जनता की मानसिकता को प्रभावित कर दिया जाता है। और इस मानसिकता में हम बात कर सकते हैं हमारी दैनिक जीवन की वस्तुओं के उदाहरण को लेकर कि आपको किस कंपनी के कपड़े खरीदने चाहिए, आपको सौंदर्य प्रसाधन में किस प्रकार की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, आपको कौन सा साबुन प्रयोग में लाना चाहिए, आपको किस प्रकार का पेंट कराना चाहिए। यह सभी हम प्रभावित हो जाते हैं किससे? इन विज्ञापनों की भाषा से, इन विज्ञापनों के प्रस्तुतिकरण से हम प्रभावित होकर के जो है हमारी दैनिक जीवन की वस्तुओं को खरीदने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी मानसिकता हमारे दैनिक जीवन में भी इन जनसंचार के माध्यमों का बहुत ही बड़ा स्थान हो जाता है। कुछ विज्ञापन युवाओं को लक्षित करके बनाए जाते हैं, कुछ महिलाओं को लक्षित करके और कुछ बच्चों को लक्षित करके विज्ञापन बनाए जाते हैं और इसके प्रभाव से हम उन वस्तुओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करने लग जाते हैं। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि आसानी से जनसंचार के साधन जो हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। आधुनिक मास मीडिया के प्रारंभ की यदि हम बात करें, हम इतिहास को उठाकर यदि देखें तो मास मीडिया कब प्रारंभ होता है, तो हम बात करेंगे यूरोप में जो है मास मीडिया सबसे पहले आता है और उसमें भी हम कहते हैं जोहान गुटनबर्ग की बात। जोहान गुटनबर्ग कौन थे हैं? तो हम कहेंगे जोहान गुटनबर्ग जो थे वह जर्मनी के निवासी थे और जर्मनी कहाँ है? तो जर्मनी है आपके यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी आती है। हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से होता है और इंग्लैंड में भी सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है। उसी तरीके से यदि हम मास मीडिया के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो आधुनिक मास मीडिया के प्रारंभ को निम्न प्रकार विवेचित करेंगे हम। तो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ जो है वह सबसे पहले होता है मास मीडिया में और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है जोहान गुटनबर्ग को। जोहान गुटनबर्ग जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। जोहान गुटनबर्ग द्वारा 1440 में
प्रिंटिंग प्रेस के विकास के साथ मास मीडिया की शुरुआत हुई थी। पुस्तकें छापने का कार्य मुख्यतः यूरोप में प्रचलन में आया। तो हम कहेंगे सबसे पहले मास मीडिया में भी किसका प्रयोग प्रारंभ होता है? प्रिंटिंग प्रेस का। 1440 में जोहान गुटनबर्ग के द्वारा, जो कि जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और उसमें भी हम कहते हैं कि सबसे पहले पुस्तकें छापी गई। और पुस्तकों में भी कौन सी पुस्तकें सबसे पहले छापी गई? तो हम कहेंगे उस समय के यूरोप में, ना केवल यूरोप में बल्कि विश्व में धर्म का बोलबाला अधिक था। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के अधिक होते थे। इस कारण प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने के बाद में सबसे पहले धार्मिक पुस्तकों को ही छापा गया था। तो इस प्रकार से जोहान गुटनबर्ग जो है वह 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करते हैं और इसी से मास मीडिया की शुरुआत होती है। पुस्तकें छापने का कार्य कहाँ हुआ? मुख्यतः यूरोप महाद्वीप में प्रचलन में आया। तथा प्रारंभ में किस प्रकार की पुस्तकें छापी जाती थी? तो हम कहेंगे धार्मिक प्रवृत्ति उस समय पर बहुत अधिक थी। इस कारण धार्मिक पुस्तकों की छपाई ही ज़्यादा की जाती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मास मीडिया का प्रारंभ कैसे होता है। फिर 18वीं सदी में हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति आ जाती है। तो हमने कहा औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यूरोप में इंग्लैंड से होता है और सूती वस्त्र उद्योग से होता है। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होता है, उनका प्रयोग प्रारंभ होता है। तो इसी कारण जब 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आ जाती है तो प्रिंटिंग प्रेस जो पहले केवल कुछ कुलीन लोगों के हाथ में ही थी, उसकी मांग बढ़ने लग जाती है। यानी कि अब बहुत सारे लोग जो है प्रिंटिंग प्रेस खरीदना प्रारंभ हो जाते हैं और वह प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस की मांग में धीरे धीरे वृद्धि होती है। किस कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण। और फिर हम देखते हैं 19वीं सदी में प्रौद्योगिकी का विकास और भी तेज़ी से होने लगता है। तो औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में और 19वीं सदी में प्रौद्योगिकी का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि अब परिवहन और आवागमन के साधनों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। तो औद्योगिक क्रांति और फिर प्रौद्योगिकी का विकास और फिर आवागमन का विकास और आवागमन में वृद्धि होती है। और उससे क्या होता है? धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश में लोगों का जब संचार होता है, जब लोगों का आवागमन बढ़ता है, तो लोग एक देश से दूसरे देश के विचारों को जानने की रुचि लेने लगते हैं और धीरे धीरे जो है उनमें विचारों का आदान प्रदान होता है। और अब जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में लोगों की रुचि बढ़ रही होती है, तब अखबारों का प्रयोग और भी ज़्यादा होने लगता है। 18वीं सदी में हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है और उसके पश्चात 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी के विकास में और भी ज़्यादा उन्नति होती है। तत्पश्चात हम देखते हैं इसी का एक परिणाम होता है कि आवागमन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह आवागमन जो है एक देश से दूसरे देश में तेज़ी से हो रहा था। यानी कि लोग जो है एक दूसरे के विचारों से भी बहुत ज़्यादा अवगत हो रहे थे। और इसके साथ ही हम एक और परिवर्तन देखते हैं 19वीं सदी में कि अब लोगों में साक्षरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान भी होने लगा है। और इस प्रकार चूंकि लोगों में साक्षरता बढ़ रही थी, तो अब जो है प्रिंटिंग प्रेस जैसी मशीनों का प्रयोग भी लोग बहुत अधिक मात्रा में करने लगे थे। यानी प्रिंटिंग प्रेस जो केवल कुछ लोगों तक पहले सीमित थी और केवल धार्मिक पुस्तकों को छापा जाता था, अब अखबारों को भी छापा जा रहा है, अब पत्र पत्रिकाओं को भी छापा जा रहा है और प्रिंटिंग प्रेसों में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। तो हम क्या कहेंगे कि 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आ गई है, फिर प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, 19वीं सदी में लोगों में आवागमन बढ़ रहा है और साक्षरता भी बढ़ रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मास मीडिया के साधन, जिसमें कि उस समय पर केवल अखबार और पत्र पत्रिकाएं ही थी, उनका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ने लग जाता है। परिणाम यह हुआ कि जो प्रिंटिंग उद्योग केवल कुलीन लोगों तक या कुलीन वर्गों का अर्थ है वह वर्ग जो कि उच्च वर्ग है, जो समाज में सम्मानीय स्थान रखता है और जिसके पास में धन की मात्रा भी अधिक होती है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस केवल कुलीन वर्गों के पास में थी पहले, उसका प्रयोग जो है अब और भी लोग करने लगे हैं और उसका जो है खरीदारी कई लोगों द्वारा की जाती है।
तो अब यह आम लोग भी इस प्रिंटिंग प्रेस को खरीदने लग रहे हैं। तो हम कहेंगे जो प्रिंटिंग उद्योग केवल पहले कुलीन वर्गों या समाज के उच्च वर्गों तक सीमित था और समाचार पत्र पढ़ने वाले भी केवल उच्च वर्ग के लोग ही थे, अब उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब नए विकास के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह समाचार पत्र की पहुंच में आ गया है। तो कहने का अर्थ यह है प्रिंटिंग प्रेस भी बढ़ गई है और अब समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठक भी बढ़ गए हैं। तो आम जन तक इन समाचार पत्रों की पहुंच बढ़ने लग जाती है। समाचार पत्रों की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो यदि हम कहेंगे कि समाचार पत्र पहले केवल कुछ खास वर्ग ही पढ़ पाते थे, वही उन्हें खरीद पाते थे और वही क्योंकि साक्षर थे, उन्हें ही अच्छा ज्ञान था, तो वही समाचार पत्र का प्रयोग करते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब समाचार पत्र बहुत सारे छपने लगते हैं, तो अब कई सारे लोगों तक यह समाचार पत्र पहुंचने लगते हैं। तो ये जब अखबार बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगते हैं तो क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा परिणाम होगा कि लोग अपने आसपास के बारे में जानकारी बहुत अधिक प्राप्त करने लग जाते हैं। देश दुनिया की जानकारी बहुत अधिक प्राप्त करने लग जाते हैं। उन्हें ज्ञान होने लगता है कि किस प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं और उनके कारण क्या हैं। तो यह जो ज्ञान है यह कैसे फैला? यह फैला प्रिंटिंग प्रेस के बहुत ज़्यादा बढ़ने से, अखबारों के बहुत ज़्यादा बढ़ने से, जो कि मास मीडिया का ही एक प्रकार था। तो समाचार पत्रों की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप लोगों में जागरूकता फैल गई। लोग अब देश के विभिन्न भागों की खबरों से अवगत होने लगे, उनमें परस्पर जुड़ाव की भावना भी जन्मने लगी। यानी कि हम कहेंगे कि यदि अखबार के माध्यम से एक उत्तर भारत के व्यक्ति को यह जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत में किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, तो उसे यह एहसास होने लगा कि हम सभी भारत के हिस्से हैं, हम सभी भारत के लोग हैं, हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि उनमें परस्पर जुड़ाव की भावना जन्म लेने लगी कि हमें जो है हमारे देश के इस व्यक्ति से भी किसी न किसी प्रकार से जुड़ाव महसूस होने लगा, और इसे ही कहते हैं समाजशास्त्री भाषा में हम की भावना का जन्म लेना। तो हम कहेंगे इस प्रकार अब सभी के मध्य एकता का संचार हुआ और उनमें हम की भावना का जन्म हो चुका था। और यह किसका प्रभाव था? तो हम कहेंगे यह प्रभाव था अखबारों का, यह प्रभाव था समाचार पत्रों का। भारत में हम की भावना विकसित हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं सामुदायिक भावना। यानी हम सभी भारत के लोग हैं। तो यह हम की भावना जो है विकसित होती है किसके माध्यम से? अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। इसीलिए सुविख्यात विद्वान बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इससे यानी कि समाचार पत्रों की वृद्धि से किसका विकास हुआ? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ है हम सभी एक ही राष्ट्र के निवासी, हम सभी एक ही राष्ट्र से संबंधित हैं। तो राष्ट्रवाद का विकास होता है और लोगों में एक परिवार का होने की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि हम सभी एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं और इस कारण हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो यह पारिवारिक भावना का जन्म भी हो पाता है। अपरिचित लोगों के बीच, यानी कि जिन लोगों के बीच में परिचय नहीं है, ऐसे लोग अपरिचित लोगों के बीच भी मैत्री भाव उत्पन्न होने लग गया। यानी कि मित्रता और सौहार्द की भावना फैलने लग गई। तो इस प्रकार से जो बेनेडिक्ट एंडरसन है उनकी भावना या उनका जो कथन है वो बिल्कुल सटीक है कि समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में हम की भावना का जन्म होता है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है और उनमें मित्रता और सौहार्द की भावना पनपने लगती है। औपनिवेशिक भारत में मास मीडिया। अब हम देखते हैं कि जब भारत उपनिवेश था अंग्रेज़ों के अधीन, उस समय पर मास मीडिया की क्या स्थिति थी? तो हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों ने कभी भी यह नहीं चाहा कि भारत में जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपे, और ऐसा इसलिए था कि यदि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप जाएगी तो उनका जो राज है वह खत्म हो जाएगा। तो इस कारण औपनिवेशिक भारत में मास मीडिया की स्थिति अच्छी नहीं थी और इसका प्रयोग अंग्रेज़ों के नियंत्रण में अधिक था। इसी में हम बात कर सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, वह भी क्या थे? वह इसी प्रकार के व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे कि भारत में मास मीडिया का प्रयोग भारत की जनता के हित के लिए हो या उनमें राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हो। 19वीं सदी में
भारत के समाज सुधारक कई समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर भारतीयों को जागरूक करने का कार्य करते थे। तो यहाँ हमने पढ़ा था पहले भी कि समाज सुधार करने के लिए हमारे देश के कई समाज सुधारक भारतीयों को जागृत करने का कार्य कर रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम था अखबार और पत्र पत्रिकाएं। तो समाज में जो भी कुरीतियां विद्यमान थी उनको समाप्त करने के लिए 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारक इन अखबारों और पत्रिकाओं का सहारा लेते थे, जिससे कि भारत की सामाजिक बुराइयों को हम खत्म कर सकें और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें कि हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, हमें रूढ़िवादी सोच को छोड़ना होगा। वे इन राष्ट्रवादी मुद्दों पर वाद विवाद कर भारत को संगठित करने का कार्य करते थे। तो कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी मुद्दे थे कि भारत में शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, भारत का संविधान का निर्माण होना चाहिए, भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में इन समाचार और पत्र पत्रिकाओं में जो है वाद विवाद होता था, जिसे पढ़कर भारत की आम जनता जो है उस समय की परिस्थिति को समझ पाती थी और वह जानने लगी थी कि यह विदेशी शासन हमारे लिए हितकारी नहीं है और यह केवल हमारे ऊपर शोषण करने के लिए ही आए हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो औपनिवेशिक सरकार के उत्पीड़नों का राष्ट्रवादी प्रेस ने खुलकर विरोध किया था। तो जो भी औपनिवेशिक सरकार की कुनीतियां थी, जो भी उनकी ऐसी नीतियां थी जिससे कि उनको तो लाभ हो रहा है लेकिन भारतीयों को हानि हो रही है, उसका विरोध करने के लिए हम बात करेंगे राष्ट्रवादी प्रेस की। तो राष्ट्रवादी प्रेस ने उन नीतियों का खुलकर विरोध किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या लगा दिया, सेंसर लगा दिया। यानी कि अब उस प्रेस में केवल वही समाचार प्रकाशित हो सकेंगे जो कि अंग्रेजी सरकार जिन समाचारों को अनुमति देगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रवादी प्रेस पर अंग्रेजी सरकार सेंसर लगा देती है। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के कारण केसरी, मातृभूमि और अमृत बाजार जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर औपनिवेशिक सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया। तो हम कहेंगे उस समय के जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे, जैसे कि केसरी, जैसे कि मराठा, जैसे कि मातृभूमि और अमृत बाजार, तो इन सभी पर अंग्रेजी सरकार ने बहुत ही कठोर कदम उठाए और उन पर बैन लगाने की कोशिश की या उन पर सेंसर लगाया तथा उन पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की। लेकिन इन समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन जारी रखा। तो इस प्रकार से उस समय पर यानी औपनिवेशिक काल में भारत में इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से भारत की जनता को जागरूक करने का कार्य किया गया और इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा कि भारत की आम जनता औपनिवेशिक सरकार की कुनीतियों को समझ सकी और उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगी और उनमें एकता बढ़ने लगी। और इन्हीं का उदाहरण है कुछ प्रमुख अखबार, जैसे कि रफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी का था, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक जी का था, वंदे मातरम अरविंद घोष जी, अल हिलाल मौलाना आज़ाद, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बेसेंट, यंग इंडिया हरिजन और नवजीवन जो महात्मा गांधी जी के थे, साथ ही साथ युगांतर, गदर और न्यू इंडिया। तो यह सभी जो थे यह औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं थी और समाचार पत्र थे जिन्होंने भारतीय जनता को जागरूक करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मास मीडिया कितना महत्वपूर्ण हो गया था जब हम राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करते हैं और उन्होंने हमें राष्ट्र के रूप में संगठित करने का बहुत बड़ा कार्य किया था। उन्हीं अखबारों में राजा राममोहन राय का संवाद कौमुदी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश भी है। तो राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अखबार भी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख अखबारों में से थे जिन्होंने भारतीय जनता को जागरूक करने का कार्य किया और यह स्थानीय भाषाओं में भी थे, यानी कि यह न केवल अंग्रेजी या फिर हिंदी में थे बल्कि स्थानीय भाषाओं में थे, ताकि भारत के वे लोग जो हिंदी या अंग्रेज़ी को नहीं जानते वे अपनी स्थानीय भाषाओं जैसे कि बांग्ला, पंजाबी, मराठी में इन्हें पढ़कर जागरूक हो सकें और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने राष्ट्रवादी विचारों को एक आकार देकर संगठित हो सकें।
औपनिवेशिक शासन में मास मीडिया के साधनों में रेडियो का प्रचलन भी था, परंतु रेडियो का प्रचलन जो है वह भारतीयों को जो है उसकी अनुमति नहीं थी। इस पर नियंत्रण किसका था? इस पर नियंत्रण सीधा सीधा अंग्रेजी सरकार का। तो हम कहेंगे कि औपनिवेशिक शासन में मास मीडिया के साधनों में रेडियो था तो सही, लेकिन वह सरकार के नियंत्रण में था, यानी अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में रेडियो था, तो इसका प्रयोग जो है भारतीयों के हित में नहीं हो सकता था। इस प्रकार से हमने देखा इस भाग में कि मास मीडिया किस प्रकार से उन्नति कर रहा था, और उसका जब प्रारंभ हुआ तब वह कम लोगों की पहुंच में था, लेकिन धीरे धीरे विश्व में नहीं भारत में इसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसमें भी यदि हम बात करें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की, तो राष्ट्रवादी भावनाओं के जन्म और विकास में इन मास मीडिया के साधनों का बहुत ही बड़ा रोल या भूमिका थी। और इसी के माध्यम से भारत के लोग, चाहे वह उत्तर भारत के हों, चाहे वह दक्षिण भारत के हों, या वह किसी अन्य राज्य के हों, तो उन सभी में एकता की भावना का जन्म होता है और वह राष्ट्र के रूप में संगठित होकर के विदेशी शासन या औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यह औपनिवेशिक सरकार कभी भी भारत का हित नहीं सोच सकती। तो इस प्रकार से मास मीडिया के साधन जो हैं वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और समाजशास्त्री दृष्टि से इनका अध्ययन और भी उपयोगी हो जाता है। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।